हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलमान। ठीक है, आज हम लोग जो है वो 7 प्रॉब्लम करने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स का। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। नॉर्मली तो हमारे सारे प्रॉब्लम्स में ट्रेडिंग, पीएनएल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट चारों बनाना पड़ता है। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन किया गया ये सिंपल है, इसीलिए मैं जो है इसी से शुरुआत कर रहा हूँ। इसमें सिर्फ हमको जो है वो ट्रेडिंग और पीएनएल ही बनाना है। ठीक है, तो अब अगर आप देखो तो इसमें जो एडजस्टमेंट दिए, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक है और उसके बाद जो है आउटस्टैंडिंग वेजेस है, बैड डेट दिया है, आरडीडी दिया है और गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल दिया हुआ है और गुड्स ऑफ 2000 वर सोल्ड and delivered on 31st March 19 but no entries passed in the books of account। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में भी कहा था कि इसमें हर प्रॉब्लम के अंदर जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 2 एडजस्टमेंट जारी है। उसी तरीके से इस प्रॉब्लम के अंदर भी फर्स्ट और फोर्थ जो एडजस्टमेंट है हमारा, उसका एक इफेक्ट जो है वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जा रहा है। तो अभी हम लोग 1 बाय 1 जो है वो एंट्रीज लेते हैं। ठीक है, तो इसको जो है पहले हम लोग ये करेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक जो है इसकी एंट्री पास कर देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो पूरी तरीके से एडजस्टमेंट ही होता है, इसकी कोई एंट्री, इसका कोई लेना देना जो है वो ट्रायल बैलेंस से नहीं होता है। तो यहाँ पर पूरी एंट्री ही जो है वो एडजस्टमेंट है। ये हो गया बाय क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट देखो आप 15,400। 15,400। सेकेंड इफेक्ट इसका नॉर्मली असेट्स में जाता है, लेकिन अभी जो है हम लोग असेट्स बना नहीं रहे हैं, इसलिए हम लोग इसका कोई सेकेंड इफेक्ट देंगे नहीं। अगर हमें सेकेंड इफेक्ट देना होता तो हम इसका सेकेंड इफेक्ट जो है वो असेट्स में देते। नेक्स्ट देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये भी ट्रेडिंग में ही जाएगा। हम लोग यहां लिख सकते हैं 2 वेजेस। पहले देख लेते हैं वेजेस में पेमेंट कितना किया है। तो 1000 का पेमेंट जो है वो पहले से हमारा किया हुआ है। तो यहां पर जो है जो इंफॉर्मेशन मैं ट्रायल बैलेंस से ले रहा हूं उसको मैं ब्लू में डाल देता हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं 1000 आपका ब्लू कलर से लिख देता हूं और जो बाकी आउटस्टैंडिंग का अमाउंट है 500, उसको जो है वो मैं ग्रीन से लिख देता हूं, ताकि आपको जो है समझ में आए कि ये जो है वो एडजस्टमेंट का अमाउंट है। और यहां पर देखो इसमें एडजस्टमेंट था इस एंट्री में, इसलिए मैंने इसको ग्रीन से लिख दिया ताकि आपको समझ में आए कि इसमें एडजस्टमेंट है। तो अब यहां पर आप देखो ये जो एंट्री है इसके अंदर 1000 ट्रायल बैलेंस में गिवन है। अगर आप देखेंगे तो थर्ड एंट्री जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड पर वो वेजेस है, 1000 रुपीज वेजेस दिया हुआ है। तो वेजेस में एडजस्टमेंट है, इसको मैंने ग्रीन कलर से लिखा। 1000 रुपीज अमाउंट ट्रायल बैलेंस का है, इसलिए मैंने इसको ब्लू से लिखा। और फिर जो एडजस्टमेंट का अमाउंट है 500, उसको मैंने ग्रीन से लिखा। अक्सर बच्चे जो है वो एडजस्टमेंट के अमाउंट में कंफ्यूज हो जाते हैं और अक्सर क्या करते हैं, यहाँ पर तो 500 बराबर लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर जब उसका सेकेंड इफेक्ट देते हैं लाइबिलिटीज में, तो या तो यहाँ 1500 लिख देंगे या समटाइम्स यहाँ पर 1000 लिख देंगे। तो अगर 1500 या 1000 लिखा, दोनों ही गलत होंगे। एडजस्टमेंट का जो सेकेंड इफेक्ट आएगा वो सिर्फ एडजस्टमेंट के अमाउंट का आएगा, मतलब सिर्फ 500 का आएगा। तो जब हम लोग लाइबिलिटीज में आगे कोई और प्रॉब्लम करेंगे जिसमें लाइबिलिटीज भी करना होगा, तो हम लोग 500 ही सिर्फ जो है वो लाइबिलिटीज में लिखेंगे, क्योंकि वही आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखो आरडीडी क्रिएट करने को कहा है, बैड डेट और आरडीडी दोनों। तो बैड डेट और आरडीडी बेसिकली जो है
वो पहले कैलकुलेट की जाती है असेट्स में, डेटर्स में से माइनस होती हैं। बट क्योंकि हम लोग जो है वो फाइनल अकाउंट्स हम लोग एसेट्स जो है वो बना नहीं रहे हैं, तो हम डायरेक्ट जो है इसका पीएनएल में इफेक्ट ले लेते हैं। तो पीएनएल में सबसे पहले हमको देखना होगा कि इसमें कुछ ओल्ड बैड डेथ या ओल्ड आरडीडी है क्या। तो इसमें ओल्ड बैड डेथ भी नहीं है और इसमें ओल्ड आरडीडी भी नहीं है, मतलब ये दोनों की दोनों एंट्रीज जो है वो सिर्फ एडजस्टमेंट वाली ही यहां पर आएंगी। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे यहां ले लेता हूं, ठीक है। सो 2 बैड डेट्स, इसको आप जो है वो न्यू लिख सकते हो, ठीक है। बैड डेट्स कितना निकालने को कहा है, बैड डेट्स कहा है 800। तो अगेन ये एडजस्टमेंट का अमाउंट है और इस एंट्री में ये एंट्री पूरी की पूरी एडजस्टमेंट से ही क्रिएट हुई है। इसमें हमें ऐड करना है आरडीडी और ये भी न्यू है। कितना कहा है, 3%। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करें, मैं आपको करके बता देता हूं इसका कैलकुलेशन। तो डेटर्स, वैसे तो इस प्रॉब्लम में डेटर्स हमें एसेट्स बनाना नहीं है, बट स्टिल मैं आपको लिख करके बता देता हूं कि इसको कैसे करते हैं। देखिए नीचे से फोर्थ लास्ट है सेंट्री डेटर्स। सेंट्री डेटर्स का अमाउंट दिया हुआ है 40,000। तो इसको हमें लिखना होता है इनर कॉलम में, इसमें से लेस करना होता है बैड डेट्स। 800 गिवन है, ठीक है। तो ये लेस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 39,200। इसमें से फर्दर लेस करना होता है आरडीडी। आपके लिए मैं न्यू भी लिख देता हूं, यहां जगह नहीं बची तो यहां पे सिर्फ एन लिख देता हूं, ठीक है। अब आरडीडी जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो नेट डेटर्स है, उसका 3% है। तो 3% हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 392 जो है वो 1% है। तो 1200 में से हमको 24 माइनस करना होगा। तो 24 माइनस करेंगे तो 76, 1176 जो है वो आपका यहां पर आरडीडी होगा। आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं, मैं डायरेक्टली कर लेता हूं। मैं आपको बता देता हूं कैसे होगा ये कैलकुलेट। 39,200 मल्टीप्लाई बाय 3/100, 0 0 कट हो जाएगा। 3 2 6, 3 9 27 का 7, 2 कैरी अप, 3 3 9 और 2 11। तो आप देखो 1176 ही अमाउंट आ रहा है, तो उतना ही आरडीडी है, ठीक है। अब यहां पर आरडीडी हो गया। ये अमाउंट मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको कैलकुलेट करने के लिए बताया कि कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। और ये अमाउंट मैं यहां पर ले लेता हूं 1976। ओके, सेकेंड इफेक्ट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग सिर्फ जो है ट्रेडिंग एंड पीएनएल बना रहे हैं। आगे बढ़ेंगे तो फोर्थ एडजस्टमेंट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल वाला है, ठीक है। गुड्स ऑफ ₹1,800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, तो 1,800। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाली एंट्री जो है ये हमारे ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाती है। तो यहां पर डालेंगे हम लोग बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, अमाउंट दिया है 1,800। सबसे पहला जो वीडियो बनाया था मैंने 2 दिन पहले, उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कि नंबर्स थोड़े बड़े बड़े लिखने हैं, एक के नीचे एक लिखना है। तो आप मेरा सबसे पहला वाला वीडियो देख लो जिसमें मैंने जो है वो सिलेबस भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं जब भी नंबर लिखता हूँ तो मेरे सारे नंबर जो है वो एक के नीचे एक होते हैं। इससे कैलकुलेशन में बहुत आसानी होती है। मैंने मैक्सिमम बच्चों को देखा है, उनको टेक्निकली जो है करने आता है, लेकिन जब वो काउंट करने जाते हैं ना तो गड़बड़ कर देते। गड़बड़ करने की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह होती है
कि उनके नंबर छोटे होते हैं और आगे पीछे होते हैं, ठीक है। तो ना ही छोटे लिखो नंबर्स और ना ही आगे पीछे लिखो, ये तो कैलकुलेट करने में जो है बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो मैंने जो है वो फोर्थ एंट्री, अगेन इसका सेकेंड इफेक्ट जो है वो क्योंकि पीएनएल में ही जाता है, तो मैं देखता हूं कि एडवर्टीजमेंट अकाउंट है, यहां पर एडवर्टीजमेंट अकाउंट नहीं है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट जो है पीएनएल में आ जाएगा टू एडवर्टीजमेंट, ठीक है। यहां पर अमाउंट आ जाएगा 1800। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो एडवर्टीजमेंट के बाजू में गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ठीक है। तो इसके दोनों इफेक्ट जो है वो ट्रेडिंग और पीएनएल में जा रहे थे, तो मैंने दोनों इफेक्ट दिए। देखो मैंने ग्रीन में ही लिखा है इसीलिए आप लोगों के लिए, ताकि जहां जहां एडजस्टमेंट्स हैं वहां वहां आपको समझ में आए कि कैसे ये एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है। असेट्स इसमें नहीं है, असेट सिर्फ कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको बताने के लिए किया था, वो उसका पार्ट नहीं है इस प्रॉब्लम का। इस प्रॉब्लम में खाली हम लोगों ने ट्रेडिंग एंड पीएनएल ही बनाया है, ठीक है। फिफ्थ वाली एडजस्टमेंट आखिरी एडजस्टमेंट है, इसमें 2000 के गुड्स जो हैं वो सोल्ड हुए हैं, मगर उसकी डिलीवरी जो है वो 31 मार्च को, बट नो एंट्रीज पास, बिक गए, डिलीवरी भी हो गई लेकिन कोई एंट्री पास नहीं हुई है। तो यहां पर देखो सबसे पहले तो सेल्स का अमाउंट डालना पड़ेगा, तो बाय सेल्स, अभी सेल्स में एडजस्टमेंट है तो इसको मैं ग्रीन से ही डालता हूं, ठीक है। सेल्स देखो अमाउंट क्रेडिट में दिया हुआ है 68,000, इसमें रिटर्न होगा शायद। सेल्स रिटर्न देखो मिडिल में दिया हुआ है 600, तो इसका अमाउंट नीचे ले लेंगे तो ये हो जाएगा 67,400। फिर इसमें फर्दर जो है वो ऐड करना पड़ेगा क्योंकि सेल्स हो चुकी है, तो यहां पर आएगा अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड सेल्स देखो कितना है 2000 का है, तो टोटल हो गया 69,400। देखो मैं इस बात का कितना ख्याल रखता हूं कि मेरा एक एक नंबर जो है वो एक एक के बराबर ऊपर नीचे होता है, कभी भी जो है मेरा अलाइनमेंट हिलता नहीं है, ठीक है। आप लोगों को भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। इसका सेकेंड इफेक्ट जो है वो डेटर्स में जाता है सेल्स का, ओके ओके। तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि सेल्स का अमाउंट जो है वो डेटर में जाता है, हमें इस बात का ख्याल करना चाहिए था, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा करेक्शन लगा लेता हूं यहां पर, ये 40,000 तो बराबर था, बट अब देखो पहले जो है पिछले साल था जो हमारा 12th का लेवल था, उसमें एंट्रीज जो थी वो सीक्वेंस में होती थी। ये साल एक प्रॉब्लम हमारा और बढ़ गया है कि एंट्रीज जो है वो सीक्वेंस में नहीं है, ऊपर नीचे दी हुई है। तो हम लोग जो है इसका आगे से और ज्यादा ख्याल रखेंगे कि अगर कोई एंट्री का इफेक्ट पहले लेना है और वो एंट्री बाद में दी है, तो पहले हम लोग जो है वो उस एंट्री को जो है वो पहले कंसीडर कर लें। ये जो अनरिकॉर्डेड सेल्स वाली एंट्री है, इसका सेकेंड इफेक्ट जो है वो डेटर्स में आता है, इसको ऐड करना होता है, ठीक है। मैंने गलती की, तो ये अनरिकॉर्डेड सेल्स पहले ऐड करेंगे 2000, तो ये हो जाएगा 42,000। अब मैं इसमें से जो है वो लेस कर सकता हूं बैड डेट। बैड डेट्स जो है वो न्यू है, ये 800 गिवन है, ठीक है। तो ये बचा 41, 200, इसमें से फर्दर लेस कर लेंगे
आरडीडी न्यू, ठीक है। अब पिछला कैलकुलेशन नहीं चलेगा, देखो अब ये अमाउंट बढ़ गया है, अब ये 412 हो गया है, तो 412 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे अगर, तो 1236 हो जाएगा ये अमाउंट, ठीक है। आगे फर्दर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए किया है, मुझे तो सिर्फ ये अमाउंट चाहिए था 1236। तो ये वाला जो मेरा अमाउंट है ये बदल जाएगा, रेस्ट विल रिमेन द सेम, सिर्फ वो जो 2000 का डिफरेंस आ गया ऊपर, उसकी वजह से मुझे ये करना पड़ा। तो अब आप देखो 1236 आ गया यहां पर, तो ये हो गया 2036, ठीक है। अब ये जो है बराबर हो गया। देखो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं, पिछले साल तक हमारी जो एडजस्टमेंट्स होती थी ना वो सारी सीक्वेंस में होती थी, ठीक है। ये साल जो है ऐसा नहीं है, बहुत सारे नहीं, ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम के अंदर ये इशू है कि एडजस्टमेंट जो है वो सीक्वेंस में नहीं है। तो ये जो अनरिकॉर्डेड सेल्स वाली एडजस्टमेंट है, मुझे इसका पहले ख्याल करना चाहिए था, क्योंकि इसका सेकंड इफेक्ट जो है वो डेटर्स में जाता है, ठीक है। अब असेट्स बनाना नहीं था तो मैं थोड़ा सा ये था, केयरलेस हुआ मैं, और मैंने जो है उसके बारे में सोचा नहीं। लेकिन जब मेरी नजर पड़ी कि इसका इफेक्ट जो है वो डेटर्स में जा रहा है और इसको मुझे पहले ही कंसीडर करना था, पहले कंसीडर करना जरूरी इसलिए है क्योंकि आरडीडी जो है वो परसेंटेज के ऊपर है, ठीक है। अब क्योंकि आरडीडी परसेंटेज के ऊपर है तो जैसे ही अमाउंट चेंज होगा तो आरडीडी का अमाउंट भी चेंज होगा। बैड डेट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आरडीडी को फर्क पड़ता है, और हमेशा ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम में आरडीडी जो है वो परसेंटेज में ही होता है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो ये तीनों सीक्वेंस में आ गए, मैंने आपको बता दिया कि हमसे क्या गलती हुई थी। अब हमारे सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, हमने इसके सारे इफेक्ट्स भी दे दिए हैं। असेट्स को अवॉइड करो क्योंकि वो हमारे क्वेश्चन, हमारे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। अब मैं जो है वो फटाफट सारी जो एंट्रीज हैं बची हुई रिमेनिंग वो कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पर स्टॉक में देखो 8700 है, तो 2 इसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। 8700 ओपनिंग स्टॉक में कभी भी एडजस्टमेंट नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल बेधड़क होकर के उसको बाहर डाल सकते हैं, चेक करने की भी हमको जरूरत नहीं है। परचेज देखो, परचेज 18,300 का है, और आप अगर क्रेडिट साइड में देखो तो परचेज रिटर्न दी है थर्ड एंट्री 500 रुपीज। तो इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा परचेज रिटर्न 500 लेस है, तो मैं ब्रैकेट बना देता हूं, ठीक है, ताकि आपको अलग ही समझ में आ जाए। अब यहां देखो 18,300 परचेज का अमाउंट है 18,300, इसमें से 500 हम लोग निकालेंगे तो ये बचेगा 17,800, ठीक है। तो ये हो गया 17,800। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जब भी हम लोग फाइनल अकाउंट्स में आगे चल के जो भी चैप्टर्स आएंगे हमारे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, डिसॉल्यूशन या एनपीओ, इन सब में एडजस्टमेंट्स होती हैं। और जब भी हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं ना, हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट इफेक्ट होता है और एक क्रेडिट इफेक्ट होता है, ठीक है। समटाइम्स दोनों आपको दिखेंगे कि डेबिट में ही जा रहे हैं, लेकिन एक ऐड होगा तो एक लेस होगा। अभी देखो, अगर आप यहां पर देखो तो मैंने गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल इसको क्रेडिट में डाला, ये क्रेडिट इफेक्ट था, तो दूसरा हमको बैलेंस करने के लिए एक डेबिट में डालना पड़ा, ठीक है। ये चीज एक हम लोगों को समझने की जरूरत है। जब भी ट्रायल बैलेंस आता है, आप देखो ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट दोनों जो है वो इक्वल होते हैं, और एडजस्टमेंट जो होती है वो अदर इंफॉर्मेशन होती है। तो जब भी आप डेबिट के अमाउंट को कम ज्यादा करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको उसका एक इफेक्ट क्रेडिट पे भी देना पड़ेगा, ताकि वो दोनों आमने सामने टैली रहें। अगर आपने एक इफेक्ट दिया और एक इफेक्ट नहीं दिया तो आपका प्रॉब्लम टैली नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखो एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट इफेक्ट। अब यहां पर आगे देखें हम लोग, तो स्टॉक ले लिया, परचेजेस ले लिए, वेजेस ले लिए, इंश्योरेंस 800। इंश्योरेंस जो है वो पीएनएल की एंट्री है, तो यहां लिख देंगे 2
इंश्योरेंस 800 डायरेक्ट बाहर आ जाएगा क्योंकि एडजस्टमेंट्स हमने सारी देख ली पहले ही। अनप्रोडक्टिव वेजेस भी जो है वो पीएनएल की एंट्री होती है 1400। तो यहां लिखेंगे टू अनप्रोडक्टिव वेजेस 1400। सिर्फ वेजेस होता तो ट्रेडिंग की एंट्री होती, अनप्रोडक्टिव वेजेस बोला है तो पीएनएल की एंट्री होगी। ठीक है, अब आप आगे देखो। वेयरहाउस रेंट, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में क्लियर किया था कि वेयरहाउस जो है वो हमारे पीएनएल का पहला होता है एक्सपेंस। तो जो वेयरहाउस रेंट है वो पीएनएल में आ जाएगा। वेयरहाउस रेंट देखो कितना है, 600 है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो आप, कैरेज आउटवर्ड है। कैरेज आउटवर्ड भी जो है पीएनएल की एंट्री है, वो भी 600 है। नहीं सॉरी, कैरेज आउटवर्ड जो है 1200 है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर एंट्री देखें हम लोग, सेल्स रिटर्न हो चुका है। एक्सपोर्ट ड्यूटी अगेन पीएनएल की एंट्री, लास्ट वीडियो में मैंने क्लियर किया था। एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो पीएनएल की एंट्री होती है 1400। फिर कस्टम ड्यूटी जो है, कस्टम ड्यूटी जो है वो ट्रेडिंग की एंट्री है 800। तो यहां पर लिख देंगे हम लोग टू कस्टम ड्यूटी 800। सैंड्री डेटर्स जो है वो उसकी हमको इस प्रॉब्लम में जरूरत नहीं थी, सिर्फ उसकी आरडीडी के लिए जरूरत थी, तो हमने वहां पे कैलकुलेशन किया है उसका असेट्स में। फिर इन्वेस्टमेंट इररिलेवेंट एंट्री है क्योंकि हम लोगों को सिर्फ जो है वो ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाना है। इन्वेस्टमेंट जो असेट्स की एंट्री है। फैक्ट्री रेंट जो है वो हमारा ट्रेडिंग की एंट्री है, टू फैक्ट्री रेंट। खाली रेंट होता है तो पीएनएल की एंट्री होती है, फैक्ट्री रेंट है तो ट्रेडिंग की एंट्री है 1600। ठीक है, फिर पोस्टेज एंड टेलीग्राम जो है वो पीएनएल की एंट्री है। सो टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम अमाउंट है 400। तो डेबिट साइड की सारी एंट्रीज हो गई। स्टॉक 8700 था, उसके बाद परचेजेस 18300 था, उसमें से लेस किया हमने 500 तो वो बचा 17800। फिर वेजेस जो था 1000 था, उसमें 500 आउटस्टैंडिंग डाला। ठीक है, तो 1500 हो गया। कस्टम ड्यूटी 800 डाला है हम लोगों ने, और उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम जो है वो सॉरी उसके बाद कस्टम ड्यूटी 800 है, उसके बाद फैक्ट्री रेंट जो है वो 1600 डाला है। उसके बाद जब पीएनएल में आएंगे तो बैड डेथ 800 है, आरडीडी न्यू 1236 है, दोनों मिलकर के 2036 हो गए। एडवर्टीजमेंट 1800 है, इंश्योरेंस का 800। ठीक है, फिर उसके बाद अनप्रोडक्टिव वेजेस 1400, और उसके बाद वेयर हाउस रेंट जो है वो 600 है। कैरेज आउटवर्ड जो है वो 1200 है, और एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो 1400 है, और उसके बाद लास्ट है पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स जो कि है आपका 400। ठीक है, तो डेबिट वाला साइड हो गया, एडजस्टमेंट्स हो गया। अब क्रेडिट पे आएंगे, सेल्स हो चुका है। डिविडेंड 2000, तो डिविडेंड जो है वो इनकम है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इनकम्स होती हैं, उसको हम लोगों को जो है वो क्रेडिट में लेना होता है। तो इसको मैं यहां ले लेता हूं, बाय डिविडेंड 2000। ठीक है,
फिर उसके बाद आप देखो परचेज रिटर्न है 500, वो तो हमने ऊपर कंसीडर कर लिया है। सैलरी क्रेडिटर्स को कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लाइबिलिटीज़ है, हम लोग बना नहीं रहे। और 10% बैंक लोन है 8000, वैसे तो ये लाइबिलिटीज़ है लेकिन इसके अंदर एक जो है वो हिडन एडजस्टमेंट दिया हुआ है, 1 जुलाई 2018 को लिया है, तो इसको हमें कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि ये एक एक्सपेंस है। तो टोटल अमाउंट है हमारा 8000, उसके ऊपर हमको कंसीडर करना पड़ेंगे 9th मंथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो 1 जुलाई बोला है, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करो, पिछले साल आप जो है वो डिबेंचर्स करके आए होंगे तो आपको पता होगा मंथ, सॉरी डिबेंचर्स कह रहा हूँ मैं, डेप्रिसिएशंस करके आए होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग मंथ्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। नहीं पता है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। 1 जुलाई बोला है तो जुलाई के महीने को कंसीडर करेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ हो गए। जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है, तो वहां तक गिनेंगे तो पूरे 9 मंथ्स होते हैं। तो हमने इसका ड्यूरेशन ले लिया, ठीक है। और इसके बाद ड्यूरेशन बाद में ले लो, पहले परसेंटेज ले लो। परसेंटेज देखो वहां पे गिवन है, कितना परसेंट बोला है, 10% बोला है, ठीक है। पहले ये ले लो, उसके बाद ड्यूरेशन लो। तो अभी 3 चीजें हमने कंसीडर की हैं। 8000 जो है वो अमाउंट था हमारा, 10% वहां पे गिवन है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 9/12 जो है वो हमारा ड्यूरेशन है। तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। 3 3 3 4 4 1 4 200 200 3 600, ठीक है। तो हमारा जो इंटरेस्ट है, ये देखो लाइबिलिटीज में दिया हुआ है, हमने बैंक लोन लिया है तो ये हमारा एक्सपेंस है। टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना बना हमारा, 600 बना। ये जो है ये हिडन एडजस्टमेंट है, तो आप चाहो तो मैं इसको भी ग्रीन में लिख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट को भी मैं ग्रीन में लिख देता हूं आपके लिए। तो यहां आ जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। 2 इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन जो है वो 600 अमाउंट हमने कैलकुलेट किया वहां पर, तो वो हमारा एक्सपेंस है क्योंकि बैंक लोन हमने लिया है, लाइबिलिटी है हमारी, तो लाइबिलिटी पे जो इंटरेस्ट होता है वो एक्सपेंस होता है। और ये हिडन एडजस्टमेंट है, इसको भी मैंने ग्रीन में लिख दिया है ताकि आप बाद में अगर ट्रायल बैलेंस में देखो नहीं दिखेगी तो आपको समझ में आना चाहिए ये एडजस्टमेंट था। फिर आगे देखो अदर रिसिप्ट्स दिया हुआ है 1000, तो अदर रिसिप्ट्स दिया है 1000, ये भी इनकम है क्योंकि क्रेडिट साइड में दिया है। सो यहां लिख देंगे बाय अदर रिसिप्ट्स 1000। अब आप देखो हमारा पूरी एंट्रीज, हमारी सारी एंट्रीज हो गई हैं, अब हमको सिर्फ इसको टैली करना है, ठीक है। हम इसको फटाफट टैली कर देते हैं। टोटल देखो यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है 69, तो 8 8 और 8 तो 16, 2 0 बाजू में चले जाएंगे, 1 ऊपर ले लिया तो ये हो गया 70 85 86, तो ये हो गया 86 600। इसके टोटल को यहाँ ले लो 86 600, ठीक है। अब हमको देखना है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ठीक है। तो आप देखो 8 and 7 and 8 is 15, 15 and 5 20, 28, 28 और 6 34, 34 में अगर हम लोग 2 डालें तो 36 होता है, ठीक है। आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो, मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकता हूं, आप चाहो तो आप इसका टोटल मारो, इसका जो भी टोटल आएगा उसमें से आप डेबिट साइड का टोटल माइनस कर दो तो आपको जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। क्रेडिट का टोटल लेस डेबिट का टोटल इज इक्वल टू योर ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। मैं इस मेथड से कर रहा हूं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जो है वो अपने मेथड से भी आप कर सकते हो। और 99% जो है वो ट्रेडिंग में कम से कम क्रेडिट साइड ही हैवी होता है और डेबिट साइड जो है वो हैवी नहीं होता है। हमको अक्सर ट्रेडिंग में तो ग्रॉस प्रॉफिट ही मिलता है, ठीक है।
तो 36 का 6 आ गया, 3 कैरी अप, तो 8 and 3 is 11, 11 and 17 is 28, 28 and 1 is 29, और 1 डाला 29 और 1 is 30, तो 30 में अगर मैं 56 मिलाऊं तो 86 होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा आया उसको हम नीचे ले जाते हैं P&L में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना है हमारा 56,200। हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं हमारे आंसर में 56,200 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। फिर इसको देखो टोटल करना है। आप यहाँ पर देखो क्लियर कट हमको नजर आ रहा है कि 56,200 जो है बहुत बड़ा अमाउंट है, ये सब मिलाकर तो जो है वो 20,000 भी नहीं होंगे। तो हम लोग इसको डायरेक्ट टोटल कर सकते हैं 56, 58, 59। तो ये हो गया 59,200। 59,200 को मैं इस साइड पे ले लूंगा। आप चाहो तो मैं इसका टोटल अलग से कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो 59,200 हमारे क्रेडिट का टोटल है। इसका टोटल जो है हम जोड़ लेते हैं। तो दो अमाउंट उठाता हूं मैं क्योंकि फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसका टोटल 2 का टोटल हो रहा है 38, 36। आप चाहो तो एक एक अमाउंट लेकर के कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं मिलाऊं तो ये हो रहा है 2,200। इन दोनों को मिलाऊं तो ये हो रहा है 1,800, और इन तीनों को मिला लेते हैं तो 14 और 1,000, तो ये हो गया 2,400। अब आप देखो 36 अलग है और इसके अलावा कुछ ऊपर नहीं जा रहा है। 8 to 10, 18, 18 और 4 is 22 का 2 कैरी अप, 5, 7, 8 और 10। तो ये जो टोटल अमाउंट हो रहा है ये हो रहा है 10,236। अब 10,236 और हमारे अब टोटल जो है वो 59,200 है, ठीक है। 36 में 64 डालते हैं तो 100 होता है, 1 कैरी अप, 2 और 1, तो ये हो गया 9, ठीक है। तो 12 का 2, 1 कैरी अप, तो ये 11 है, तो ये हो जाएगा 48, 48,964, 48,964। देखते हैं हम लोग क्या ये आंसर करेक्ट है। 48,964 बिल्कुल बराबर आंसर है, ठीक है। तो इसको जो है मैं ले लेता हूं यहाँ पर 2 नेट प्रॉफिट, ठीक है। और इसको हम लोग अकाउंट्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमारे 2 अकाउंट हैं इन द बुक ऑफ सतीश एंड प्रमोद। तो एक अकाउंट का नाम है सतीश अकाउंट और दूसरे का नाम है प्रमोद अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, इनका जो रेशियो है वो गिवन है क्या। अगर रेशियो गिवन है तो रेशियो के हिसाब से बांट देते हैं, और अगर रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वल है। इन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक रेशियो पार्टनर्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग P&L अकाउंट फॉर द ईयर 31st वी फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ओके, तो ये था सॉल्यूशन हमारे 7th वाले प्रॉब्लम का। टेक्सचुअल प्रॉब्लम में जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 7 है ये उसका सॉल्यूशन था, ठीक है। इसके अंदर जो है ट्रांसफर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेट प्रॉफिट ही पूछा है, और नेट प्रॉफिट जब मिल गया तो हमको आगे इसको रेशियो वैसे गिवन भी नहीं है, दिया भी होता तो ना कैपिटल दिया है ना कुछ दिया है, ठीक है। तो आगे इसको ट्रांसफर करने की ज़रूरत नहीं थी। अभी जो है हमको फाइनल अमाउंट मिल गया है। नेट प्रॉफिट जो है 48,964 है। यहाँ पे हमारा जो है वो प्रॉब्लम फिनिश हो जाता है। इसके बाद जो है अगर किसी को अच्छा लगा है तो वो लाइक कर सकता है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ बुरा लगा तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी वीडियोस जो है वो आपको मिल जाएंगे तुरंत। तो आप एक काम कीजिए, अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि हर एक कमेंट को जो है वो रिप्लाई किया जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, देन बाय।